नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल में मैं नवीन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में रैंकिंग पार्ट 1 का टॉपिक आपको दिया गया, आपने पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। लेकिन हमने उस वीडियो में बताया था कि रैंकिंग 2 पार्ट में होगा। जब तक ये दोनों पार्ट आप नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरी तरह नहीं समझ में आएगा। अगर ये दोनों पार्ट अगर आप विधिवत पढ़ लिए तो आपको रैंकिंग का टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंकिंग से 3 से 4 प्रश्न ज़रूर रहते हैं और उसको बहुत ही आसानी से आप विदिन 30 सेकेंड में आप इस सवाल को हल कर लेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए सीधे चलते हैं रैंकिंग पार्ट 2 में। पार्ट 2 पढ़ाने से पहले हम बता दें कि पार्ट 1 में हमने कुछ सूत्र बताया था, तो उसको एक बार हम फिर से दोहराते हैं कि पहला सूत्र है कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। इसका मतलब क्या है? जब किसी कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए, जब किसी कतार या लाइन में किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए, दोनों ओर का अर्थ है दाएं से और बाएं से, और कुल संख्या पूछी जाए तो दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1 कर देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को 2 बार गिना जाता है। तो कुल संख्या हम निकाल सकते हैं इस सूत्र से कि जब किसी व्यक्ति का किसी कतार में दोनों ओर से स्थान दिया जाए और कुल संख्या कतार की पूछी जाए तो दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। दूसरी कंडीशन कि जब किसी कतार की कुल संख्या दे दी जाती है, कहते हैं कि 50 लोग कतार में हैं और किसी का स्थान बाएं से 15वां है, उसका दाएं से स्थान बताइए। यानी कतार की कुल संख्या दे दी जाए और किसी एक ओर से स्थान दिया जाए और दूसरी ओर से पूछा जाए, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी पूछा गया स्थान, दाएं से स्थान पूछे या बाएं से स्थान, जो पूछे, यहाँ पर पूछा गया स्थान बराबर कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान +1। और तीसरे कंडीशन सवाल है कि जब किसी कतार में कि 2 लोगों का दोनों ओर से स्थान दिया जाए और उनका आपस में स्थान परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान दिया जाए और कतार की कुल संख्या पूछी जाए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यानी कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस बीच का स्थान। इसमें बीच का स्थान क्या है? बीच का स्थान बराबर परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1। हम केवल आज इसको रिवाइज करा रहे हैं आपका। जब आप पार्ट 1 देखेंगे तो ये तीनों सूत्र आपको समझ में आ जाएंगे और रैंकिंग का कोई भी सवाल इन तीनों ही सूत्र से लगेंगे। इससे अतिरिक्त आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस सूत्र को भली बात आप पढ़ लेते हैं तो आपको हर सवाल आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो ये 3 सूत्र हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए हम कुछ इसी सूत्र के आधार पर हम कुछ और सवाल अलग प्रकार के आपको उदाहरण सहित समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो हम सवाल आज लेते हैं। हम एक उदाहरण इस बोर्ड पर लिखते हैं। उदाहरण हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आपको हम समझाते हैं। 36 विद्यार्थियों की कतार में 36 विद्यार्थियों की कक्षा में हाँ, तो सवाल ये था कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। बताएं सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। तो इस सवाल को आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके पहले आप स्वयं से सवाल हल करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम सवाल को बोर्ड पे हल करते हैं। जब भी कक्षा का प्रश्न आए तो आप बहुत ही सामान्य तरीके से बिना सवाल को बढ़ाए हुए बहुत आसानी से कैसे आप सवाल हल करेंगे वो जान लीजिए। जब भी कक्षा क्लास का रैंक बनता है, इसमें रैंक की बात है रैंक की बात है, तो कौन आगे है कौन पीछे है, तो हमेशा कक्षा में जो फर्स्ट आता है वो ऊपर होता है, जो सेकंड आता है उससे क्रमानुसार नीचे चला जाता है। तो कक्षा में जब भी कोई रैंक आता तो वो ऐसे आता, ऊपर से नीचे, जो टॉप होता ऊपर, उसके बाद क्रमागत नीचे की ओर। तो
तो बहुत आसानी तरीके से हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी है। कहने का अर्थ है कि कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं, लेकिन इन 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो दुगनी का, यानी लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां 1 हैं। इन 36 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या, ये लड़के हो गए, लड़के और ये लड़कियां, क्या अनुपात है? अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 1 हैं। तो पहले हम इन 36 में लड़के और लड़कियां कितनी हैं उसको हम हल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इनका अनुपात। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान तरीका है। हम पहले इस अनुपात का योग कर लेते हैं, यानी यहाँ लिख देंगे हम अनुपाती योग। पहले अनुपात का योग कर लेंगे, 2 लड़कों का धन 1 बराबर 3। हमको अनुपात पता लग गया, अनुपाती योग पता लग गया और कुल संख्या पता लग गया। तो कैसे निकालेंगे? 36 में कितने लड़के हैं? तो 36 का यानी 36 गुणे लड़कों को निकालना है, तो हमको 2 यानी लड़कों का अनुपात 2, अनुपाती योग कितना है? 3। ध्यान रखिएगा, कुल संख्या गुणे अनुपात बटा अनुपाती योग। यहाँ हम कर लेते हैं, तो 3 का 3, 1 का 3, 3 दूना 6 और फिर ऊपर का 12 दूना 24। हम देख लेते हैं कि इन 36 लड़कों में 24 लड़के हो गए, यानी कि 24 लड़के हो गए। तो अब हमको दूसरे का अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 36 में से 24 घटाएंगे तो जो बचेंगे वो 12 लड़कियां। देखिए, हमको रीजनिंग लगाना है। रीजनिंग का बहुत ही तार्किक तरीके से, हमको सवाल को बोर्ड बहुत सजाना नहीं है कि लगा के दिखाना है, हमको उत्तर निकालना है। जब भी प्रश्न आता है तो प्रश्न पूछने वाला हमारे दिमाग को चेक करता है कि हम कैसे और कितनी जल्दी सवाल को हल कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ बताना है, थोड़ा हम धीमी गति से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 36 लोगों में 2:1 के अनुपात के रूप में लड़के कितने हो गए? 24 और लड़कियाँ कितनी हो गई? 12। कैसे अनुपात निकाले? 36 लोगों में 2:1 है। पहले हमने अनुपाती योग कर लिया, 2, 1, 3। अब हम 36 कुल संख्या गुणे अनुपात बटा अनुपाती योग, 36 का 2/3 किया तो ये 24 लड़के आ गए। जब 24 लड़के आ गए यानी 36 में कुल 24 लड़के हो गए, तो जो शेष बचेंगे वो 12 लड़कियां। यहाँ हम कर भी, आप चाहे तो इसको अलग से कर भी सकते हैं, 36 - 24 बराबर 12। ये जब 24 लड़के हो गए तो 12 लड़कियाँ। अब हमको ये पता लग गया कि इस क्लास में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। आगे हम सवाल को देखते हैं, यानी ये अनुपात पता लग गया। आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं, इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, यानी 13 लड़के सरिता के पहले हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरिता है और सरिता है, और सरिता ऊपर से क्रमांक, सरिता का हमेशा क्रमांक ऊपर से लिया जाता है क्लास में। तो सरिता का क्रमांक जो कुछ अभी सवाल में आया नहीं है, सरिता के पहले 13 लड़के हैं। पहले मतलब सरिता से ज़्यादा नंबर पाने वाले 13 लड़के हैं इनके पहले, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। अर्थात सरिता का ही क्रमांक क्या है? 19वां है। यानी सरिता टॉप यानी ऊपर से 19वें नंबर यानी 19 रैंक है सरिता का, और सरिता से पहले 13 लड़के हैं। यानी कि अगर सरिता ऊपर से 19वें नंबर पर है तो सरिता के पहले लड़के और लड़कियों को मिलाकर कुल 18 लोग हैं। कितने? 18 लोग हैं। इन 18 में 13 लड़के हैं, तो कितने बचे? 5। तो वो 5 लड़कियां हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि सरिता के पहले 13 लड़के हैं, जिसका कि क्रमांक, अर्थात सरिता का क्रमांक 19वां है। यानी सरिता हमेशा क्रमांक ऊपर दिया जाता है, सरिता का क्रमांक 19वां है, तो 19 है और इनके पहले कुल 13 लड़के हैं। सवाल में दिया गया जब 13 लड़के हैं, यानी सरिता का क्रमांक अगर 19वां है तो इसका मतलब सरिता के पहले कुल 18 लोग हैं। 18 लोगों में 13 लड़के हैं तो 5 लड़कियाँ होंगी। 13 5 18 होता है, ये दिया गया है। इसका कक्षा क्रमांक 19वां। बताएं सरिता के बाद कितनी लड़कियाँ हैं? अब हम जानते हैं कि क्लास में कुल 12 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 12। 12 में सरिता के पहले 5 हो गई, एक सरिता हो गई 6, तो कुल अब कितनी लड़कियां बच रही हैं? कुल लड़कियां क्लास में 12 हैं। सरिता के पहले 5 लड़कियां हैं और एक स्वयं सरिता भी लड़की है, 5 1 6 हो गया, तो सरिता के बाद कितनी लड़कियां होंगी? 6 लड़कियां। यही उत्तर प्रश्न यानी पूछा गया आपसे।
बताएं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो हमारा उत्तर होगा 6 लड़कियां। कैसे? जब सरिता क्रमांक 19वां है, सरिता के पहले 5 लड़कियां हैं और एक सरिता हो गई 6, और यानी 6 और कुल लड़कियां हैं 12, तो 6 पहले यहाँ हो गई, तो 6 जो बचेंगी वो आगे हो जाएंगे। इस प्रकार से हम प्रश्न को लेते हैं। तो ये कुल हो गई 6 लड़कियाँ। अब इसी प्रकार से हम इसका उत्तर हो गया आपका यहाँ पे आंसर, अगर आप उत्तर हम लिखेंगे तो हमारा हो गया 6 लड़कियाँ। अब हम एक अगला उदाहरण लेते हैं, कुछ अलग प्रकार का होगा उदाहरण। विभिन्न प्रकार के उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है कि 6 लड़कों की कतार में 6 लड़कों, हाँ जब यहाँ था पे करे तब, तो प्रश्न इस प्रकार से है कि 16 लड़कों की कतार में जब प्रकाश बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है, दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था? तो इस सवाल को, चूंकि इसमें बाएं और दाएं छोर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो एक हम सामान्य रूप से बिना किसी, हमने आपको सूत्र इसलिए लिखा है कि प्रारंभिक समय में आप सूत्र के माध्यम से सवाल हल करें। लेकिन जब आपके सामने सवाल होगा, केवल एक पेंसिल या पेन के माध्यम से बहुत आसानी सवाल आप हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कतार में ये छोर होता है बायां और ये दायां। कैसे? जो आपके सामने बोर्ड, हमारा ये दायां, इधर दायां छोर, हमारा इस तरफ बायां, तो बायां छोर, दायां बायां, इस प्रकार से आप करेंगे। जो आपका दायां बायां वही करिए। अब करें कि 16 लड़कों की कतार में कुल लड़के कितने हैं? 16 लड़के, यानी कि 16 लड़के हैं। कुल लड़के कितने हो गए? 16 लड़कों की कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, मान लीजिए प्रकाश यहाँ कहीं है, मान लेते हैं प्रकाश यहाँ कहीं है, कह रहे हैं कि जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, 1 2, जब ये प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। यानी जब प्रकाश यहाँ आता है तब ये यहाँ से कि हो जाता है 7वें स्थान, यानी कि प्रकाश कतार में कहीं पर है, जब वो अपने स्थान से बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, 1 2, जब यहाँ पहुँचता है तो अब प्रकाश बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पूछ रहे हैं दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या था, यानी कि ये स्थान पूछ रहे हैं कि दाएं छोर से उसका इधर से इनका ये स्थान इनका क्या था, प्रारंभिक स्थान। सिंपल सी बात है, हमने क्या किया कि सबसे पहले प्रकाश को बीच में कहीं बैठा लिया, क्योंकि प्रारंभ में प्रकाश का स्थान नहीं दिया गया है। तो अब कह रहे हैं प्रकाश को 2 स्थान बाएं खिसकाया, अब प्रकाश बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो गया। तो अब 7वें स्थान पर है, अब प्रकाश प्रारंभिक स्थान निकाल लें, ये हो जाएगा 8वां, ये हो जाएगा 9वां। अब हम देख रहे हैं परिवर्तन के बाद ये 7वां था, लेकिन उसका प्रारंभिक स्थान जहाँ बैठा है वो 9वां हो जाए, क्योंकि ये 7वां है तो ये 8वां 9वां। अब हमें मालूम है जब कतार में किसी कुल संख्या दी जाए और किसी का एक ओर से स्थान दिया जाए, दूसरी ओर से स्थान पूछा जाए, तो कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ये हमारे पास सूत्र पहले से हमने बताया था आपको। तो ये केवल 2 स्थान बाएं खिसकाने का इनका यही एक आइडिया है कि इनका प्रकाश का आपको स्थान पता लग जाए। तो कुल संख्या, यानी कुल संख्या है 16 माइनस प्रकाश का बाएं से स्थान दिया गया है 9वां प्लस 1। अब ये 9वां फिर ध्यान दीजिए, 9वां प्रकाश कैसे है, क्योंकि प्रकाश को प्रारंभ स्थान नहीं दिया गया था, प्रकाश यहाँ बैठा था। कहा गया कि प्रकाश जब 2 क्रमांक बाईं ओर खिसकता है, बाएं इधर है 1 क्रमांक 2 क्रमांक, जब यहाँ पहुँचा तो अब ये बाएं छोर से 7वां है, इसका मतलब 2 खसका तो 7वां है, तो प्रारंभिक स्थान क्या हो जाएगा 8 9, यानी ये स्थान इनका 9, यानी बाएं से प्रकाश का स्थान हो गया 9वां। तो प्रकाश का दाएं से स्थान क्या होगा, यानी कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। तो हम 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7 और धन 1 8, यानी कि प्रकाश का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा 8वां। प्रकाश का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा 8वां। बहुत ही आसानी से हमने इस सूत्र को प्राप्त कर लिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 8वां। तो इस प्रकार से आप सवाल को हल कर सकते हैं। आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो
प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ तक कि आईएएस और पीसीएस में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया, एसएससी सीजीएल में कई पूछा गया है। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। इस प्रश्न को हम आइए आपको बताते हैं। थोड़ा सा अलग प्रकार का ये प्रश्न होगा, ध्यान जरूर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 छात्रों से कम की कतार में अजय का स्थान बाएं से 19वां और विजय का स्थान दाएं से 20वां है। यदि दोनों के मध्य 15 छात्र हैं तो कतार में कुल कितने छात्र हैं? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब भी सामान्य रूप से छात्र इस सवाल को पढ़ते हैं तो वो सवाल को इसी रूप से लगाते हैं कि अजय का स्थान बाएं से 19वां है और विजय का स्थान दाएं से 20वां है। दोनों के बीच में कुल 15 छात्र हैं। हमने किया और हम जब तीनों का योग करेंगे ये हो जाएगा 54। इस प्रकार से, लेकिन सवाल में शर्त दिया है कि 50 छात्रों से कम की कतार में, यानी कि कुल योग 50 से कम होना चाहिए। तो इसका हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर नहीं आएगा क्योंकि तीनों का योग 54 आ रहा है और जब भी कतार में छात्र 50 से कम हैं। उसके लिए जो ये 15 छात्र हैं वो कहाँ पे एडजस्ट किए जाए उसको देख लीजिए। यानी कि कह रहे हैं कि अजय का बाएं से स्थान 19वां है। ये हो गए अजय बाएं से 19वें स्थान में, यानी अजय का बाएं से स्थान 19 और विजय का दाएं से स्थान 20। विजय का दाएं से स्थान 20, यानी विजय दाएं से 20वां है और अजय बाएं से 19वां है। और अब अजय और विजय के बीच में कुल 15 लोग हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अजय को जब हम बाएं से 19वें स्थान पर लिखते हैं तो उसमें भी ये 15 छात्र गिने जा रहे हैं और जब हम विजय को दाएं से 20वें स्थान पर करते हैं तो ये 15 छात्र गिने जा रहे हैं। अर्थात ये 15 छात्र अजय और विजय की दोनों की अपनी अपनी ओर से गिनती में ये छात्र काउंट किए जा रहे हैं। तो कैसे हम सवाल को हल करेंगे ये देख लें। हम इस सवाल को हल करने के लिए हमको चाहिए कि विजय और बाएं छोर से, यानी यहाँ पर कितने लोग हैं, उसी प्रकार से अजय और बिल्कुल दाहिने छोर से इनके बीच में यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। बाकी यहाँ से यहाँ गणना हमको मालूम है कि विजय और अजय के बीच में 15 लोग हैं, एक विजय है एक अजय है। ये हमको ज्ञात नहीं है कि अजय और इस दाएं छोर से कितने लोग हैं और बाएं छोर से और विजय के बीच में कितने लोग हैं। इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, हम इसको अपना लेते हैं। हम देख रहे हैं कि अजय का बाएँ से स्थान 19 है, यानी कि अजय का बाएं से 19 है। इसका मतलब अजय के ठीक पीछे अभी 18 लोग बैठे हैं। अजय का 19 है, ठीक पीछे इनके यहाँ तक में 18 लोग हैं। 18 में 15 सवाल में ही दिया है, 15 ये हो गए और एक विजय भी बैठा है। विजय दाएं से 20वां है बट अकेले एक ही व्यक्ति के रूप में है, यानी 15 ये हो गए और एक व्यक्ति हो गया विजय, हो गए 16, यानी कि 16 हो गए और चाहिए कुल कितने 18 लोग। यहाँ से यहाँ तक 16 हो गए और 2 लोग जो बचते हैं वो यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि यहाँ इनके और विजय के बीच में कुल 2 लोग हैं। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि विजय का स्थान दाएं से 20वां है। इसका मतलब विजय के ठीक पीछे यानी और दाहिने छोर तक एकदम कुल 19 लोग हैं। 19 में 15 ये लोग जोड़े जाएंगे, 15 हो गए और एक हो गए अजय 16, यानी 3 लोग और बचते हैं। तो ये हो गए दाहिने छोर और अजय के बीच में 3 लोग। तो हमें पूरी संख्या ज्ञात हो गई है कि यहाँ से यहाँ तक के कुल हो गए 2 लोग प्लस एक हो गया विजय प्लस 15 लोग विजय और अजय के बीच में प्लस एक हो गए अजय और उसके बाद हम अजय और दाहिने छोर के बीच में कुल 3 लोग। टोटल हम योग कर लेंगे 2 1 3, 15 3 18, 1 19, 19 3 22, अर्थात कतार की कुल संख्या 22 है। इस सवाल पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और सामान्यतः लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि इसका भी यानी 54 छात्र का भी विकल्प आपको मिलेगा और 22 का भी विकल्प रहेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि 50 छात्रों से कम की कतार में ये लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक उदाहरण और लेते हैं, वो भी उस प्रकार के भी सवाल बहुत आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं जो अक्सर सवाल में पूछा जाता है और प्राय छात्र उस सवाल को गलत कर जाते हैं। उदाहरण ये है कि जैसे कहते हैं कि कतार में
कहते हैं कि एक कतार में या एक क्लास में ए बी से लंबा है। करें कि एक है ए, सवाल हम लिख देते हैं ए बी। तो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कुछ छुपा है। सामान्यतः लोग सवाल गलत कर जाते हैं। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लेकिन डी से नाटा है। बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है। समान रूप से कह रहे हैं कि ए बी से लंबा है। अगर लंबा और नाटा छोटा की बात आती है तो हम अप डाउन, ऊपर नीचे के रूप में हम लिखते हैं, वर्टिकल रूप में। कह रहे हैं कि ए बी से लंबा है। निश्चित तौर से अगर ए बी से लंबा है तो ए बी के ऊपर होगा। बी सी से लंबा है, कह रहे हैं बी सी से लंबा है, यानी कि बी सी के ऊपर होगा। बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, यानी बी डी से नाटा है। हम डी को यहाँ रख देंगे तो भी बी नाटा हो जाएगा, और एक स्थान हमारे लिए और बचता है, डी को हम यहाँ रख देंगे तो भी बी डी से नाटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहे हैं कि बी सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है। तो डी के लिए हमारे पास यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। तो हम दोनों में डी की लिए स्थिति एकदम क्लियर नहीं है। डी यहाँ रखने पर तो भी बी नाटा है, और डी यहाँ पर रखने पर भी तो भी बी नाटा है। अब पूछते हैं सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा इसमें है, उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे लंबा कौन, इसमें हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि डी और ए में क्लियर नहीं है। डी की स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है और यहाँ पर भी, इसलिए जब तक डी की स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक हम सबसे लंबा कौन है हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन सामान्यतः के स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि डी को यहीं बना देते हैं। बी डी से नाटा, डी को यहाँ बना दिए और सबसे लंबा ए उत्तर दे देते हैं, जिसमें करीब 60 से 70% छात्र ऐसे होते हैं जो इस सवाल को गलत करते हैं जल्दबाजी में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहे हैं बी डी से नाटा है, अर्थात डी यहाँ भी हो सकता है तो भी नाटा होगा, और डी यहाँ भी हो सकता है, यानी दोनों स्थितियों में भी नाटा हो रहा है। इसलिए डी दोनों स्थान पर है, डी की स्थिति क्लियर नहीं है। तो सबसे लंबा कौन है ज्ञात नहीं कर सकते। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि सबसे छोटा कौन है तो हम उत्तर सी देते। तो एक प्रश्न ये हुआ, और अंत में हम आपको एक प्रश्न और बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि वो भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रश्न है कि रोशन, तो हम देख रहे हैं कि रोशन हार्दिक से लंबा है जो कि सुशील से नाटा है। मिर्जा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा है। सबसे लंबा कौन है। इस सवाल में एक शब्द आया हुआ है जो कि, यही शब्द सवाल को गलत कर देता है, और बहुत सारे छात्र सवाल को गलत कर जाते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि रोशन हार्दिक से लंबा है। हम सामान्य तरीके से लिखते हैं जो लंबा है या बड़ा है, जिसमें अधिकता का बोध उसको ऊपर, जो छोटा है नाटा उसको नीचे। कह रहे हैं रोशन हार्दिक से लंबा है, तो हमने रोशन को यहाँ लिखा। रोशन किससे लंबा है, हार्दिक से। रोशन हार्दिक से लंबा है, यानी कि रोशन हार्दिक से लंबा है। जो कि, ध्यान देना, जो कि सुशील से नाटा है, अर्थात इन दोनों में कौन सुशील से नाटा है। ध्यान दीजिएगा, जो कि शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जिसका स्थान डायरेक्ट सवाल में न दिया हो। करे रोशन हार्दिक से लंबा है, रोशन का स्थान तो दे दिया, रोशन का स्थान दे दिया कि रोशन हार्दिक से लंबा है। जो कि सुशील से नाटा है, जो कि मतलब अर्थात हार्दिक सुशील से नाटा है, यानी हार्दिक सुशील से नाटा है। तो सुशील को हम यहाँ पे लिखेंगे तो भी हार्दिक से नाटा होगा। एक स्थान हमारे लिए और बचता है, अगर हम सुशील को हम यहाँ लिखेंगे तो भी हार्दिक जो सुशील से नाटा है। दोनों स्थितियों में करें रोशन हार्दिक से लंबा है, जो कि सुशील से नाटा है। रोशन नहीं, हार्दिक के लिए का जो कि शब्द उसके लिए प्रयोग होता है जिसका स्थान डायरेक्ट ना दिया जाए, अर्थात हार्दिक सुशील से नाटा है। सुशील को हम यहाँ लिखेंगे तो भी हार्दिक नाटा, सुशील हम यहाँ लिखेंगे तो भी हार्दिक नाटा, यानी अर्थात इस समय हम सुशील के दो स्थान हैं। जब तक सवाल में सुशील का स्थान क्लियर न किया जाए तब तक दोनों स्थितियों में सुशील बने रहेंगे। आगे कह रहे हैं मिर्जा हरीश से लंबा है। कह रहे हैं मिर्जा हरीश से लंबा है। अभी हरीश का स्थान इसमें नहीं आया, ना ही मिर्जा का आया है, लेकिन हार्दिक से नाटा है। मिर्जा, कह रहे हैं
मिर्ज़ा हरीश से लंबा है, मिर्ज़ा हरीश से लंबा है लेकिन हार्दिक से नाटा। यानी मिर्ज़ा यहाँ कर लेंगे, मिर्ज़ा हरीश से करें, मिर्ज़ा हरीश से लंबा लेकिन हार्दिक से नाटा। तो हम देख ले रहे हैं अब ये आपका पूरा सवाल, सबसे लंबा कौन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सुशील की स्थिति क्लियर नहीं है। सुशील, जैसा कि पिछले आपने सवाल में आपने देखा कि सबसे लंबा कौन है, यानी कि डाउट की स्थिति में डी था, उसी प्रकार से सुशील यहाँ पर भी है कि सबसे लंबा कौन है। सुशील का स्थान क्लियर नहीं है, इसलिए हम ज्ञात नहीं कर सकते सबसे लंबा कौन है। लेकिन सबसे छोटा पूछा जाए तो हरीश बता सकते हैं, लेकिन सबसे लंबा कौन है इसे हम बता नहीं सकते। इसलिए जो कि शब्द ध्यान देना, जो कि शब्द उसके लिए कहा जाता है जिसका स्थान डायरेक्ट सवाल में न दिया जाए। तो प्रश्न तो हमारे पास बहुत हैं आपको बताने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर किसी को रैंकिंग से के टॉपिक से किसी भी सवाल में, किसी भी किताब का कोई भी प्रश्न अगर आपको समस्या उत्पन्न करता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज करके हमसे चर्चा कर सकते हैं, या फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 9415071009। इस पे आप प्रश्न भेज करके चर्चा भी कर सकते हैं। हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको जरा भी लाभ पहुंचा रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, इससे तनी भी अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, तो इस वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे प्रेस करिए और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद।